हेलो डियर स्टूडेंट्स, द साइंस मैजिक में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं एहसन भदौरिया, बायोलॉजी फैकल्टी। इससे पहले वाली जो क्लास है उसके अंदर हम बात कर चुके हैं मानव मादा जनन तंत्र में। सामान्यतः है जैसे अंडाशय है, अंडवाहिनी है, गर्भाशय है, योनि है और भग। ठीक है, यानी हम प्राथमिक जनन अंग और सहायक जनन अंगों की बात कर चुके हैं मादा मनुष्य में। आज की जो अपनी क्लास है उसके अंदर हम बात करेंगे सहायक जनन ग्रंथियां, यानी मनुष्य मादा में सहायक जनन ग्रंथियां। तो देखो, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स यानी सहायक जनन ग्रंथियां, सहायक जनन ग्रंथियां या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, सहायक जनन ग्रंथियां। देखो, मनुष्य मादा में जो सहायक जनन ग्रंथियां हैं, जैसे नर के अंदर तो 3 सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं, है ना। शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि और कौपस ग्रंथि। मादा में 2 सहायक जनन ग्रंथियां मानी गई हैं, जिसमें नंबर 1 है, नंबर 1 बार्थोलिन ग्रंथि, बार्थोलिन, बार्थोलिन ग्रंथि, बार्थोलिन ग्रंथि, या यूं कहें अपन मादा जनन तंत्र के अंदर फर्स्ट जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है वो है बार्थोलिन ग्रंथि। अब सबसे पहले बात करें हम कि ये बार्थोलिन ग्रंथियां जो होती हैं ये पाई कहां जाती हैं। बार्थोलिन ग्रंथि जो है मादा में कहां होती है। देखो, बार्थोलिन ग्रंथि को वैसे कार्य के आधार पर अगर देखें तो इसको कार्य के आधार पर तो जो नर की काउपर्स ग्रंथि होती है, नर की काउपर्स ग्रंथि के समान कार्य करती है, ये ग्रंथि के समान कार्य करती है। ठीक है, तो उसके समान माना गया है। ठीक है ना, जैसे मान लो हमने बात की थी कि लेबिया माइनोरा जो है वो वृषण कोश के समान है ना, थैलेनुमा संरचना वृषण कोश। लेबिया माइनोरा मादा जनन अंग में भग का जो लेबिया माइनोरा यानी पतले ओस नुमा संरचना, और जो कलाइटोरिस है वो नर के सीसन के समान मानी गई है। ठीक है, तो ये जो बार्थोलिन ग्रंथि है नर की काउपर्स ग्रंथि के समान कार्य करती है, इसके समान मानी गई है इसको। ठीक है, दूसरी बात, इसकी स्थिति देखें अगर, तो इसकी जो स्थिति है वो होती है, जैसे लास्ट क्लास के अंदर हमने भग का एक डायग्राम बनाया था, तो लेबिया मेजोरा जो होते हैं, या यूं कहें अपन वृहद बघोष्ठ, वृहद बघोष्ठ, लेबिया मेजोरा। ठीक है, लेबिया मेजोरा के मध्य में स्थित होती है, मध्य में स्थित होती है। लेबिया मेजोरा के मध्य में स्थित एक जोड़ी होती है। ठीक है, संख्या में कितनी होती है ये? एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी। जैसे मान लो अपन कहेंगे भाई ये जो लेबिया मेजोरा है इस प्रकार से, ठीक है, ये लेबिया मेजोरा मान लो इस प्रकार से। ठीक है, तो लेबिया मेजोरा का जो मध्य वाला भाग होता है, इस मध्य वाले भाग में ये एक जोड़ी ग्रंथियां होती हैं, बार्थोलिन ग्रंथियां। ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, अब इनका कार्य अगर देखें हम, फंक्शन देखें इनका, तो इनका जो कार्य है, फंक्शन, वो क्या है? मैंने बताया कि नर की काउपर्स ग्रंथि के समान काम करती हैं। यानी ये जो ग्रंथियां हैं इनमें उत्तेजना कब होती है? मैथुन के समय, मैथुन या कोपुलेशन, संभोग के समय, मैथुन के समय, मैथुन के समय जब मान लो नर और मादा मैथुन क्रिया करते हैं, उस समय मैथुन के समय ये ग्रंथियां जो है वो उत्तेजित हो जाती हैं, और उत्तेजित होकर क्या करती है? ये एक क्षारीय तरल पदार्थ, एक क्षारीय तरल पदार्थ का स्राव करती है, जिसको माना गया है एक स्नेहक, एक लुब्रिकेंट माना गया है। तो ये स्नेहक का स्राव करती है। अब देखो, हमने एक
योनि के अंदर बात की थी कि योनि के अंदर एक लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जीवाणु पाया जाता है, और वो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जीवाणु जो होता है वो ग्लाइकोजन का किण्वन कर देता है, तो लैक्टिक एसिड बन जाता है वहां। तो योनि मार्ग कैसा रहता है? अम्लीय। ठीक है। अब मैथुन के समय अगर मान लो अम्लीय माध्यम रहा, शुक्राणु छोड़े गए, ठीक है, तो शुक्राणुओं को नुकसान ज्यादा होगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो क्षारीय तरल है, इस क्षारीय तरल के कारण क्या हो जाएगा? इसके कारण योनि मार्ग जो है वो कैसा हो जाएगा? उदासीन। पहली बात तो ये योनि मार्ग कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। दूसरी बात, स्नेह का रूप में भी काम करता है, तो ये क्या करता है? योनि मार्ग को नम और चिकना तथा लसलसा बनाता है, चिकना तथा लसलसा बना देता है। ठीक है। जिससे क्या हो? जिसे मैथुन क्रिया सुगमता से संपन्न हो सके, यानी मैथुन क्रिया जो है वो, या संभोग जो क्रिया वो सुगमता से संपन्न हो सके। तो ये इस ग्रंथि का कार्य माना गया है। जैसे नर के अंदर काउपर ग्रंथि मैथुन के समय क्या होती है? उत्तेजित होती है और तरल पदार्थ छोड़ती है। ठीक है। उससे क्या होता है? मूत्र मार्ग नम चिकना बन जाता है, मूत्र मार्ग की अम्लीयता उदासीन हो जाती है, क्षारीय तरल स्रावित करता है वो भी। ठीक है, काउपर्स ग्रंथि भी। तो उसमें भी क्या होता है? शुक्राणु आसानी से आ सके, शुक्राणु कोई नुकसान नहीं हो। तो जैसा काम वो करती है वैसा ही काम ये भी करती है ना। यानी मैथुन क्रिया में सुगमता वो भी उत्पन्न करती है, ये भी उत्पन्न करती है। ठीक है। तो ये थी बारथोलिन ग्रंथि के बारे में। एक जोड़ी होती है, लेबिया मेजोरा के मध्य स्थित होती है ये, और नर की काउपर ग्रंथि के समान कार्य करती है। अगली जो ग्रंथि है मादा में सहायक जनन ग्रंथि, वो है स्तन ग्रंथि। अगली जो है स्तन ग्रंथि या मेमरी ग्लैंड। ठीक है, स्तन ग्रंथि या मेमरी ग्लैंड। देखो मेमरी, मेमेलिया है ना, स्तनधारी नाम आता है, स्तनधारी। यानी ऐसे जंतु जो स्तन ग्रंथियों को धारण करते हैं वे क्या होते हैं? स्तनधारी होते हैं। तो नंबर 2 है स्तन ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां यानी मेमरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स या स्तन ग्रंथियां। जिन जंतुओं में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं या स्तन ग्रंथियों को धारण करते हैं वे सब मेमेलिया के अंतर्गत आते हैं, स्तनधारी वर्ग में आते हैं। ठीक है। फिर बात आती है कि स्तन ग्रंथियां ये भी एक जोड़ी होती हैं, एक जोड़ी होती हैं। कहां होती हैं? वक्ष भाग पर होती हैं, वक्ष भाग पर होती हैं। ठीक है ना, वक्ष भाग पर होती हैं। ठीक है। अब बात आती है कि स्तन ग्रंथियां नर के अंदर भी होती है, मादा में, दोनों में होती है। तो ध्यान रखना कि नर में जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, नर में स्तन ग्रंथियां वो अवशेषी हैं, निष्क्रिय हैं। ठीक है। नर में स्तन ग्रंथियां जो होती हैं वो कैसी मानी गई हैं? अवशेषी मानी गई हैं, या यूं कहें अपन कि वो एक तरह से निष्क्रिय होती हैं। ठीक है, निष्क्रिय होती हैं। ठीक है। जबकि मादा में जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो क्या होती हैं? मादा में स्तन ग्रंथियां जो होती हैं वो कैसी होती है? सक्रिय होती हैं। और किस रूप में काम करती हैं? सहायक जनन ग्रंथि के रूप में, सहायक जनन ग्रंथि के रूप में काम करती हैं। ठीक है। सक्रिय होती है मादा में। अब मादा में भी एक जोड़ी है, वक्ष भाग पर है, नर के अंदर भी होती है, लेकिन नर के अंदर क्या होती है? ये निष्क्रिय रहती है। अब बात आती है कि मादा में जो वक्ष भाग पर जो पेक्टोरल मसल्स होती हैं, जैसे मान लो मैं कह दूं कि भाई ये पेक्टोरल मसल्स है। ठीक है, ये क्या है? पेक्टोरल मसल्स है मान लो। ठीक है, ये पेक्टोरल मसल्स है मान लो। ठीक है ना, ये पेक्टोरल मसल्स वाला पार्ट है। तो मादा के अंदर जो पेक्टोरल मसल्स वाला पार्ट होता है भाई, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, ये है पेक्टोरल मसल्स, यानी वृहत अंश पेशी, पेक्टोरल मसल्स। ठीक है। इन पेक्टोरल मसल्स के ऊपर क्या होता है? वसायुक्त तथा संयोजी ऊतकों द्वारा बनी। किससे बनी होती है ये सुन लेना पहले तो। पेक्टोरल मसल्स पर होती हैं, वक्ष भाग पर। दूसरी बात, किस किस से बनी होती है ये फैट बॉडीज यानी वसायुक्त होती हैं, तथा संयोजी ऊतकों यानी कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, संयोजी ऊतकों से निर्मित होती हैं। ठीक है। अब देखो
इसके अंदर क्या होता है, यानी वसायुक्त तथा संयोजी उत्तक से निर्मित क्या होती है, एक उभरी हुई संरचना मिलती है मादा के अंदर। ठीक है, जैसे मान लो उभरी हुई संरचना इस प्रकार से। ठीक है, एक उभरी हुई संरचना के रूप में मादा के अंदर ये स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, उभरी हुई संरचना के रूप में। तो मादा में एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां होती हैं, और वो एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां जो होती हैं वो वसायुक्त होती है तथा संयोजी उत्तकों से निर्मित वक्ष भाग की जो पेक्टोरल मसल्स होती है उस पर एक उभरी हुई संरचना के रूप में ये पाई जाती हैं। तो ये उभरी हुई संरचना के रूप में होती हैं। ठीक है, अब क्या होता है, यानी बनी किसकी है, फैट बॉडीज तथा कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। वक्ष भाग पर है थोड़ी उभार के रूप में होती है ये। अब इनके अंदर क्या होता है भाई, इनके अंदर संयोजी उत्तकों से निर्मित ही, संयोजी उत्तकों से निर्मित ही क्या होती है, 15 से 20 कोष्ठीय पालियां होती हैं। 15 से 20 कोष्ठीय पालियां होती है इस प्रकार से। 15 से 20 कोष्ठीय पाली, ये कोष्ठीय पाली है 15 से 20। ठीक है, इस प्रकार से होती है, 15 से 20 कोष्ठीय पालियां होती हैं ये। ठीक है ना, 15 से 20 संख्या में होती है, ध्यान रखना ये। ठीक है, और बीच बीच में क्या भरा होता है, इनके बीच बीच में भरा होता है फैट बॉडीज। ठीक है, जैसे मान लो ये फैट बॉडीज है, ये फैट बॉडीज है। ठीक है, ये फैट बॉडीज है। ठीक है, तो ये फैट बॉडीज होती है बीच बीच में इनके। ठीक है, ये फैट बॉडीज है मान लो। ठीक है, तो ये फैट बॉडीज है बीच बीच में। ठीक है, जैसे मान लो मैं लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, ये क्या है, ये तो है भाई संयोजी उत्तकों से निर्मित पालियां। संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू से निर्मित लोब या पाली। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, ये क्या है, फैट बॉडीज हैं, यानी वसा पिंडक होते हैं। ठीक है, इन संयोजी उत्तक से निर्मित पालियां एक स्तन के अंदर कितनी बताई है, मैंने बताया अभी कि ये इनकी संख्या होती है 15 से 20 पालियां होती हैं, लोब्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, किसकी बनी है, संयोजी उत्तक से निर्मित होती है, ध्यान रखना। इनके बीच बीच में फैट बॉडीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जो संयोजी उत्तक से निर्मित जो 15 से 20 पालियां होती है, लोब्स होती हैं, उन्हीं के अंदर क्या होता है भाई, उन्हीं के अंदर दुग्ध ग्रंथियां होती हैं। क्या होती है, उन्हीं के अंदर दुग्ध ग्रंथियां होती है इस प्रकार से। ये क्या है भाई, इनके अंदर दुग्ध ग्रंथियां है। ठीक है ना, ये होती है इनके अंदर दुग्ध ग्रंथियां होती हैं सबके अंदर। ठीक है, 15 से 20 जो कोष्ठीय पालियां होती हैं, उन 15 से 20 कोष्ठीय पालियों के अंदर क्या होती हैं, इस प्रकार से ये दुग्ध ग्रंथियां स्थित होती हैं। और ये जो दुग्ध ग्रंथियां होती है ना, इन दुग्ध ग्रंथियों से प्रत्येक से एक दुग्ध वाहिनी निकलती है। प्रत्येक से क्या निकलती है, एक दुग्ध वाहिनी निकलती है। और ये सभी दुग्ध वाहिनियां इन दुग्ध ग्रंथियों के से निकल करके, ये सभी दुग्ध वाहिनियां जो होती हैं, ठीक है, ये संयुक्त होकर के किसका निर्माण करती हैं, ये संयुक्त होकर के निर्माण करती हैं लेक्टिफेरस नलिका का। यानी मैं देखो, ये हैं दुग्ध ग्रंथियां। ठीक है, और इनसे प्रत्येक से क्या निकल रही है, इन प्रत्येक से नलिका निकल रही है। ठीक है, जैसे मान लो इन प्रत्येक से क्या निकल रही है भाई, इन प्रत्येक से नलिका निकाल दी मान लो इस प्रकार से। ठीक है ना, उन नलिकाओं को तो क्या बोलेंगे, उन नलिकाओं को तो बोलेंगे दुग्ध ग्रंथ नलिकाएं या दुग्ध वाहिनी। ठीक है, जबकि ये दुग्ध वाहिनियां आपस में संयुक्त होकर के इस जो लोब्स है इसके अधिक उभरे हुए, या यूं कहें इसके द्वारा एक नलिका के द्वारा बाहर खुलती हैं, तो इस नलिका, ये नलिका मानो। ठीक है, तो देखो सुनो, ये क्या है, जो अंगूर के गुच्छे के समान ये संरचनाएं जो होती है ना, ये तो होती हैं दुग्ध ग्रंथियां। क्या होती हैं, मिल्क ग्लैंड्स, दुग्ध ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, और इनसे जो निकल रही हैं नलिकाएं, ठीक है, ये नलिकाएं होती हैं दुग्ध वाहिनियां, या अपन कह दें कि जो मिल्क डक्ट्स, दुग्ध वाहिनियां। ठीक है, ये होती हैं। अब ये सब दुग्ध वाहिनियां जो होती है ना, देखो ये जो इन नलिकाओं से बाहर खुल रही हैं सम्मिलित होकर के, तो इनको बोलते हैं लेक्टिफेरस नलिका। क्या बोलते हैं इसको, लेक्टिफेरस नलिका बोलते हैं, लेक्टिफेरस नलिका बोलते हैं, लेक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, अब देखो बनी किससे है स्तन ग्रंथियां, वसायुक्त संयोजी उत्तकों से बनी है। ठीक है,
संयोजी उत्तकों से निर्मित होती हैं पालियां। ये जो पालियां ग्रीन कलर के अंदर जो बड़े आकार की हैं, कितनी होती हैं पालियों की संख्या? 15 से 20 होती है। ठीक है, बीच बीच में क्या भरे होते हैं? इनके अंदर फैट बॉडीज भरे होते हैं, वसा पिंडक भरे होते हैं। इन पालियों के अंदर अंगूर के गुच्छे के समान क्या है? दुग्ध ग्रंथियां भी हैं। इन दुग्ध ग्रंथियों से प्रत्येक से क्या निकलेगी? नलिका। उसको क्या बोलेंगे? दुग्ध वाहिनी। ठीक है, और ये जो दुग्ध वाहिनियां है आपस में संयुक्त होकर के एक नलिका के द्वारा बाहर होती है। उस नलिका को क्या बोलते हैं? उस नलिका को बोलते हैं लैक्टिफेरस नलिका। ठीक है, अब ये सब की सब जो लैक्टिफेरस नलिकाएं होती हैं, जैसे मान लो यहां से लैक्टिफेरस नलिका ये गई यहां पर, ठीक है, और ये जो लैक्टिफेरस नलिकाएं होती हैं, ठीक है, ये जाती हैं कहां पर? स्तन ग्रंथि के अधिक उभरे हुए भाग पर। ठीक है, तो स्तन ग्रंथि के जो अधिक उभरा हुआ भाग होता है, इस अधिक उभरे हुए भाग को क्या बोलते हैं? इस अधिक उभरे हुए भाग को बोलते हैं चुचुक। क्या बोलते हैं इसको? चुचुक या निप्पल बोलते हैं। ठीक है, और चुचुक या निप्पल का जो आसपास का जो क्षेत्र होता है वो थोड़ा अधिक गहरे रंग का होता है, थोड़ा अधिक गहरे रंग का होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्तन परिवेश, एरियोला मेमी। स्तन परिवेश बोलते हैं, एरियोला मेमी बोलते हैं। ठीक है, एरियोला मेमी, स्तन परिवेश। ठीक है, स्तन परिवेश की एक मतलब बात आती है, तो स्तन परिवेश सुन लेना एक बार। स्तन परिवेश जो होता है ना, ठीक है, इस पर क्या होती है? ये गहरे रंग का क्षेत्र होता है। ठीक है, निप्पल के चारों तरफ क्या होता है? ये गहरे रंग का क्षेत्र होता है। ठीक है, किसके चारों तरफ? अराउंड द निप्पल। ठीक है, निप्पल के चारों तरफ होता है। इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर वर्णक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, पिगमेंटेड सेल्स होती हैं। इसी के अंदर क्या होती है? संवेदी कोशिकाएं होती हैं। क्या होती है भाई? संवेदी कोशिकाएं भी होती हैं। वर्णक कोशिकाओं की अधिकता के कारण तो ये गहरे रंग का है। एक बात, इसमें संवेदी कोशिकाएं ज्यादा होती हैं। देखो, सामान्य ये माना गया है कि जो शिशु होता है, शिशु, उसके जो लिप्स हैं वहां पर भी क्या होते हैं? कुछ मतलब छोटे छोटे उभार से कहीं पर लिप्स के ऊपर अपने वो कणिकाकार संरचना, ग्रेन्युलर जो से स्ट्रक्चर वो दिखाई देती है। उनको बोलते हैं मिजनस के कण। क्या बोलते हैं उनको? मिजनस के कण। मिजनस के कण बोलते हैं। ठीक है, मिजनस ग्रेन्यूल बोलते हैं। कब? शिशु के होठों के ऊपर क्या होते हैं? थोड़े मतलब एक ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, उनको बोलते हैं ऊपरी होठ के ऊपर। ठीक है, मतलब किशोरावस्था के अंदर भी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर ये क्या होता है? नष्ट, अपन कहेंगे भी कार्यहीन हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। शिशुओं के अंदर होते हैं। अब देखो, शिशु जैसे ही अपनी जो माता है, ठीक है, उसके स्तन से जैसे वो स्तनपान करता है, ठीक है, जैसे मान लो स्तनपान करेगा, तो ये जो संवेदी कोशिकाएं हैं एरियोला मेमी, ठीक है, यहां से संवेदना मिलती है, और यहां से संवेदना मिलते ही हार्मोन स्रावित होते हैं, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और उसके कारण दूध ग्रंथियों से दूध बाहर निकलना शुरू हो जाता है। यानी ये एक क्या होता है? स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग एक मतलब रिफ्लेक्स एक्शन है, एक प्रतिवर्ती क्रिया है। ठीक है ना? कैसी क्रिया है? प्रतिवर्ती क्रिया होती है। वर्णक कोशिकाओं के कारण इसका रंग क्या होता है? गहरा रंग होता है। अब नेक्स्ट बात, जो लेक्टिफेरस नलिकाएं होती हैं, ये लेक्टिफेरस नलिकाएं निप्पल के नीचे जाकर के दूध संग्रह करने हेतु क्या हो जाती है? थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लो मैं कह दूं कि निप्पल के नीचे है ना, यहां से मान लो ये नलिका गई है, लेक्टिफेरस नलिका, तो ये थोड़ी चौड़ी हो गई है। ठीक है, ऐसे ये आ रही है तो ये थोड़ी चौड़ी हो गई। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेक्टिफेरस साइनस। क्या बोलते हैं इसको? लेक्टिफेरस साइनस बोलते हैं। लेक्टिफेरस साइनस या साइनस बोलते हैं। ठीक है, यदि लेक्टिफेरस साइनस क्या है तो आप बताएंगे कि लेक्टिफेरस नलिकाएं जो होती हैं प्रत्येक दुग्ध ग्रंथि से निकलती हैं। ठीक है, प्रत्येक जो पाली है उससे निकलती है, सॉरी, प्रत्येक पाली से निकलती हैं। ठीक है, और ये जो लेक्टिफेरस नलिकाएं होती हैं ये निप्पल के नीचे दूध संग्रह करने के कारण थोड़ी सी फूल जाती हैं, और उसे बोलते हैं लेक्टिफेरस साइनस। ठीक है, अब ये सब की सब जो लेक्टिफेरस नलिकाएं हैं ये निप्पल पर क्या होते हैं? निप्पल के ऊपर 0.5 mm, निप्पल के ऊपर क्या होता है?
5 mm व्यास के लगभग 15 से 20 छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, निप्पल के ऊपर क्या मिलते हैं, 0.5 mm व्यास के कितने छिद्र होते हैं, 15 से 20 छिद्र होते हैं। और ये लेक्टिफेरस नलिकाएं जो होती है ना, ये इन्हीं छिद्रों से बाहर खुलती हैं, इन्हीं छिद्रों से क्या होती है, बाहर खुलती हैं। ठीक है, तो ये थी स्तन ग्रंथियां। देखो स्तन ग्रंथियां एक जोड़ी है, वक्ष भाग पर स्थित है, वसायु तथा संयोजी ऊतकों से बनी होती है। नर में ये क्या करती है, निष्क्रिय रहती है, अवशेषी अंग के रूप में मिलती है। मादा में एक सक्रिय होती है, सहायक जनन ग्रंथि के रूप में काम करती है। ठीक है, फिर दूसरी बात आती है पेक्टोरल मसल जो होती हैं, उनके ऊपर फैट बॉडी तथा संयोजी ऊतक से निर्मित पालियां, 15 से 20 पालियां, ये मिलकर बनाती हैं इसको। ठीक है, प्रत्येक जो पाली है उसमें अंगूर के गुच्छे के समान क्या होती है, दूध ग्रंथियां होती हैं। इन दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध वाहिनियां निकलती हैं और वे दुग्ध वाहिनियां आपस में जुड़कर क्या बनाती हैं, लेक्टिफेरस नलिका। ये लेक्टिफेरस नलिकाएं निप्पल के नीचे जाकर के दूध संग्रह करने के कारण चौड़ी हो जाती हैं, तो उसको लेक्टिफेरस साइनस। ये सभी नलिकाएं निप्पल पर मिलने वाले 0.5 mm व्यास के जो 15 से 20 छिद्रों से बाहर खुलती हैं। इतनी बातें। निप्पल के चारों ओर का क्षेत्र क्या होता है, एरिया में स्तन परिवेश। इसमें क्या होती है, वर्ण कोशिकाएं और संवेदी कोशिकाओं की अधिकता होती है। अब देखो नेक्स्ट, इसके अंदर नेक्स्ट हम बात करें कि भाई इन दूध ग्रंथियों में या कहीं पर स्तन ग्रंथियों में, ठीक है, स्तन ग्रंथियों के अंदर जो दुग्ध का निर्माण है, ठीक है, तो दूध का जो निर्माण होता है स्तन ग्रंथियों में, ठीक है, तो अपन कहेंगे इनके अंदर दुग्ध निर्माण या दूध ग्रंथियों में दूध का निर्माण, ठीक है, ये सामान्यतः जब प्रेगनेंसी चलती है, गर्भावस्था जब होती है, ठीक है, तो गर्भावस्था के 5वें माह में, ठीक है, हो जाता है। ठीक है, किस हार्मोन के कारण होता है 5वें माह में, तो ध्यान रखना यहां प्रोलैक्टिन हार्मोन या PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण, प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन जिम्मेदार होता है दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध का निर्माण करने हेतु। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, प्रसव होता है, बच्चे का जन्म हो गया, ठीक है, और बच्चे के जन्म के उपरांत, प्रसव के उपरांत मान लो, ठीक है, क्या होता है, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, देखो ध्यान से सुनना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन तथा ADH या वेसोप्रेसिन तथा ऑक्सीटोसिन, ये तो पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन हैं। जबकि PRL की बात करें अपन, ये अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। इसका काम होता है गर्भावस्था के 5वें महीने में इन स्तन ग्रंथियों में जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं उनमें दूध का निर्माण करना। तो हार्मोन्स के कारण क्या होता है, दूध का निर्माण होता है। अगर मान लो किसी मादा महिला के अंदर दूध का निर्माण नहीं हुआ, कई बार ऐसे कैसे जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब उनमें हार्मोन्स इरेगुलेट हो चुके हैं, ठीक है, इसलिए दूध का निर्माण नहीं हो पाया था। दूध का निर्माण हो गया लेकिन बाहर निकल नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या होता है, प्रसव बच्चे के उपरांत ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण क्या होता है, दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध का निष्कासन किस हार्मोन के कारण होता है, तो ध्यान रखना ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन बोलते हैं इसको। देखो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रसव क्रिया में भी सहायता करता है। किस क्रिया में सहायता करता है, प्रसव क्रिया में, बच्चे के जन्म के समय सहायता करता है, साथ इसको प्रसव हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, साथ ही ये हार्मोन प्रसव जब हो गया तो दूसरा कार्य कौन सा कर रहा है, बच्चे के जन्म के बाद में जो दूध ग्रंथियों में दूध बना हो उसको बाहर निकालने का काम भी करता है कौन, ऑक्सीटोसिन। अभी मैं बात कर रहा था कि जैसे शिशु मतलब निप्पल को अपने मुंह में लेता है तो उसके मिजनस कण स्तन परिवेश पर उपस्थित संवेदी कोशिकाओं से टकराते हैं, तो मादा में एक सुखाभास उत्पन्न होता है। ठीक है, फलस्वरूप प्रतिवर्ती क्रिया बोले अपन, तो हार्मोन स्रावित हुआ, फलस्वरूप इनसे दूध बाहर निकला। ठीक है ना। फिर बात आती है कि जो दुग्ध ग्रंथियां या स्तन ग्रंथियां जो होती हैं, ठीक है, जब मान लो एक शब्द आता है कोलेस्ट्रम, एक शब्द है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है, कोलेस्ट्रम बोल दो या इसको खीस बोल दो, ठीक है, खीस। कोलेस्ट्रम या खीस क्या होता है, तो ध्यान रखना, कोलेस्ट्रम या खीस पार्टिशन, ठीक है,
आफ्टर द पार्टीशन, बच्चे के जन्म के बाद। ठीक है, क्या होता है, स्तन ग्रंथियों से निकलने वाला, मेमरी ग्लैंड से निकलने वाला प्रथम गाढ़े पीले रंग का दूध होता है, गाढ़े पीले रंग का दूध होता है। ठीक है, कब, प्रसव के बाद, प्रसव के बाद। ठीक है, प्रसव के बाद प्रथम गाढ़े पीले रंग का जो दूध निकलता है मेमरी ग्लैंड से, स्तन ग्रंथियों से, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम या खीस। आया हुआ प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के अंदर, कंपटीशन के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, और इस कोलोस्ट्रम या खीस के अंदर क्या होता है, इस कोलोस्ट्रम या खीस के अंदर होता है आईजीए। आईजीए का मतलब क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन ए, यानी एंटीबॉडी ए होता है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर एंटीबॉडी ए होता है। तो अपने जो गाय भैंस जो मतलब बच्चों को जन्म देती है, तो उसके बाद उसका दूध जो निकालते हैं ना, गर्म करने वाला फट जाता है, खीस बन जाता है। ठीक है, तो आजकल के बच्चे जो किशोर बच्चे हैं, उसको खाने में थोड़ा सा नाक चढ़ाते हैं, उनको नहीं पता कि इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए है, क्योंकि स्तनधारी वो भी तो है, मनुष्य मादा भी स्तनधारी है। ठीक है, पुराने जो रीति रिवाज है उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, बच्चे का जन्म हुआ तो प्रथम जो गाढ़ा पीला रंग का दूध निकला उसको बाहर फेंक दिया। ठीक है, वो रूढ़िवादी परंपराएं थी। ठीक है, जबकि असलियत ये होती है कि उस कोलोस्ट्रम या खीस के अंदर क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है, एंटीबॉडी ए होता है, जो बच्चे में निष्क्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है, यानी बच्चे को एक तरह से क्या करता है ना, शिशु में क्या करता है, ये शिशु में निष्क्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है ये, यानी बच्चे को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है ये। ठीक है ना, उत्पन्न करता है, ये ध्यान रखना। फिर आती है एक विशेष इसमें बिंदु। ठीक है, सारे विशेष बिंदु चले हैं। ठीक है, एक विशेष बिंदु और कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि स्तन ग्रंथियां किसका रूपांतरण है, स्तन ग्रंथियां किसका रूपांतरण है। तो ध्यान रखना, स्तन ग्रंथियां जो होती हैं ये रूपांतरण की भी जो स्वेद ग्रंथियां होती है, पसीना ग्रंथियां। ठीक है, उन पसीना ग्रंथियों का एक रूपांतरित प्रकार है। ठीक है, देखो इसमें कूपिकाएं बनी हुई है ना बहुत सारी। ठीक है, तो संयुक्त कूपिकीय ग्रंथि है ये। कैसी है ये, संयुक्त कूपिकाकार ग्रंथि है, यानी कंपाउंड एल्वियोलर ग्लैंड है। ठीक है, स्तन ग्रंथि क्या है भाई, तो आप बताएंगे स्तन ग्रंथि जो होती है, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, स्टार लगाकर लिख देता हूं। ठीक है, इस बिंदु को। ठीक है, देखो स्तन ग्रंथियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं, तो संयुक्त कूपिकाकार ग्रंथियां होती हैं, संयुक्त कूपिकाकार संरचना के आधार पर। ठीक है, संयुक्त कूपिकाकार ग्रंथियां होती हैं, ये तो संरचना के आधार पर हो गया। अगला जो है ये क्या है, ये रूपांतरित स्वेद ग्रंथियां मानी गई हैं। क्या मानी गई हैं, रूपांतरित स्वेद ग्रंथियां मानी गई हैं, यानी ये एक तरह से पसीना ग्रंथियों का रूपांतरण मानी गई हैं। ठीक है, तो कोलोस्ट्रम है, रूपांतरित स्वेद ग्रंथियां हैं, संयुक्त कूपिकाकार ग्रंथियां हैं संरचना के आधार पर। ठीक है, तो ये थी सहायक जनन ग्रंथियां मादा के अंदर। ठीक है, इससे पहले हम बात कर चुके हैं मादा में प्राथमिक जननांग अंडाशय और अन्य जो सहायक जननांग थे उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे, मेन क्वेश्चन या उन टॉपिक के बारे में। ठीक है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। स्तन ग्रंथियां जो हैं वो या फिर जनन ग्रंथियां जो मादा के अंदर है, बारथोलिन ग्रंथि, उनको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, इसके साथ देखो अगला जो अपना टॉपिक रहेगा इस चैप्टर के अंदर, देखो इस चैप्टर को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है रिप्रोडक्शन सिस्टम इन मेल एंड इन फीमेल। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। दूसरा जो पार्ट आता है इसमें गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। ठीक है, यानी नर युग्मक जनन या शुक्र जनन क्या है। ठीक है, या मादा युग्मक जनन या अंड जनन क्या है। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु की संरचना के बारे में बात करें। ठीक है, साथ ही इसमें जो तीसरा जो पार्ट होता है इस चैप्टर का वो होती है एम्ब्रियोलॉजी, यानी भ्रूणीय परिवर्तन या एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, भ्रूणोद्भव, तो इनका अपन चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में थोड़ा सा गैमेटोजेनेसिस को एक लाइटली डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस नाम आपने सुना होगा, नाम तो आपने सुना ही होगा, गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन। देखो युग्मक जनन का मतलब है युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का जनन होना। ठीक है ना,
युग्मक जनन का मतलब ही क्या होता है? युग्मकों का निर्माण या युग्मकों का जनन होना, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस। ये लो, ठीक है। अगला जो टॉपिक है अपना वो है गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन। युग्मक जनन या इसको बोले अपन गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन, ठीक है। युग्मक जनन क्या है, किसे कहें युग्मक जनन अपन, ठीक है। तो देखो, युग्मकों का निर्माण होना नर और मादा के अंदर, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? देखो, युग्मकों का निर्माण कौन करते हैं नर मादा में? तो पहली बात, अगर जनदों की बात करें अपन, जनदों, जनदों यानी गोनेड्स, गोनेड्स यानी जनन अंग। तो जनन अंग कौन कौन से हैं? टेस्टिस नर के अंदर, और ओवेरी मादा में, यानी मेल में टेस्टिस तथा फीमेल में ओवेरी। ये क्या है? जनद है, जनन अंग है ये, ठीक है। तो वृषण तथा अंडाशय ये होते हैं प्रमुख जनन अंग या प्राथमिक जनन अंग, ठीक है। इनके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर थी इन दोनों के अंदर? इन दोनों के अंदर थी जनन उपकला, जर्मिनल एपिथेलियम, जनन उपकला, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि नर तथा मादा जनदों की, नर तथा मादा जनदों की जनन उपकला में स्थित प्राथमिक जनन कोशिकाएं, प्राथमिक जनन कोशिकाएं या आदि जनन कोशिकाएं बोल दो। क्या बोल सकते हैं इनको? पीजीसी बोल सकते हैं। प्रीमोर्डियल जर्म सेल, आदि जनन कोशिका या प्राइमरी जर्म सेल या प्राथमिक जनन कोशिकाएं, ठीक है। ये कौन से विभाजन करेगी? ये समसूत्री विभाजन भी करती हैं तथा अर्धसूत्री विभाजन भी करती हैं, ठीक है। और समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप क्या बनेंगे? यहां बनेंगे अगुणित युग्मक, अगुणित युग्मक बनते हैं। और हैप्लॉइड जो गैमीट का फॉर्मेशन है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? युग्मक जनन। यानी नर तथा मादा जनदों, टेस्टिस एंड ओवेरी में जनन उपकला होती है। अभी उस जनन उपकला में क्या होती है? प्राथमिक जनन कोशिकाएं होती हैं, और वो प्राथमिक जनन कोशिकाएं पीजीसी क्या करती है? माइटोसिस एंड मियोसिस करती हैं, ठीक है। और मियोसिस के उपरांत क्या बनती है? हैप्लॉइड गैमीट बनते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है इसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसका पहला जो पार्ट होता है वो माना गया है गुणन प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था? गुणन प्रावस्था माना गया है, यानी मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या बोलेंगे इसको? मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं इसको, ठीक है। सेकंड जो प्रावस्था है वो है वृद्धि प्रावस्था, यानी हम बात करें इसमें ग्रोथ फेज, वृद्धि प्रावस्था या ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज, ठीक है। थर्ड जो अपनी प्रावस्था आती है इसमें, ठीक है, वो आती है परिपक्वन प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था, ठीक है। या यूं कहें अपन कि मैच्योरेशन, मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन फेज या मैच्योरेशन फेज, ठीक है, परिपक्वन प्रावस्था। इन 3 प्रावस्थाओं में होता है। अब सुनो होता है क्या है, देखो नर और मादा की जनदों की जनन उपकला, जनन उपकला, ये जनन उपकला है मान लो, और इस जनन उपकला के अंदर मान लो ये क्या होती है? ये है जनन उपकला, ठीक है, यानी जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम है ये, जनन उपकला है। इन जनन उपकला में क्या होती है? पीजीसी होती है। ये है मान लो कोई पीजीसी, प्राइमरी जर्म सेल बोल दो या प्रीमोर्डियल जर्म सेल बोल दो, और ये वास्तव में क्या होती है? डिप्लॉयड होती है, ठीक है। अब प्रथम प्रावस्था कौन सी है? मल्टीप्लिकेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में कौन सा विभाजन होता है भाई? मल्टीप्लिकेशन फेज में होता है माइटोसिस। कौन सा हो गया यहां पर? माइटोसिस डिवीजन हो गया।
अब माइटोसिस डिवीजन हुआ तो यहाँ पर पीजीसी विभाजित हो गई और 2 कोशिकाएं बना देती है ये, ठीक है, ये 2 कोशिकाएं बना देती है। इन दोनों कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं गैमेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? गैमेटोगोनिया। और गैमेटोगोनिया भी कैसे हैं? 2n है, क्योंकि डिवीजन कौन सा हुआ है? माइटोसिस। और माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप बनने वाली जो कोशिकाएं हैं, डॉटर सेल्स, उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं? जो पेरेंटल सेल है उन्हीं के सिमिलर होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है? इस गैमेटोगोनिया के अंदर सेकंड प्रावस्था आ जाती है ग्रोथ फेज। और ग्रोथ फेज के अकॉर्डिंग क्या हुआ? ग्रोथ फेज के अकॉर्डिंग गैमेटोगोनिया अपने आकार में वृद्धि कर लेती है। गैमेटोगोनिया ने क्या कर लिया? अपने आकार में वृद्धि, ठीक है। और ये बदल जाती है प्राइमरी गैमेटोसाइट के अंदर। किसे बदल जाती है भाई? प्राइमरी गैमेटोसाइट में। और प्राइमरी गैमेटोसाइट में कैसा होता है? 2n होता है। ध्यान आपको क्या रखना है? ध्यान आपको ये ध्यान रखना है कि जो मल्टीप्लीकेशन फेज होती है, ठीक है, उस मल्टीप्लीकेशन फेज के अंदर, मल्टीप्लीकेशन फेज यानी गुणन प्रावस्था, उस गुणन प्रावस्था में कौन सा विभाजन हुआ भाई? माइटोसिस, ठीक है। सेकंड जो प्रावस्था चलती है यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, इस प्रावस्था को हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं ग्रोथ फेज। क्या बोल रहे हैं? इसको हम ग्रोथ फेज। और ग्रोथ फेज में देखो गैमेटोगोनिया डिप्लॉयड है, प्राइमरी गैमेटोसाइट भी डिप्लॉयड है, ठीक है। इसका मतलब यहां कोई विभाजन हुआ या नहीं हुआ? तो लिखा ही नहीं है, तो ध्यान रखना इसके अंदर किसी प्रकार का कोई डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से क्या बन गई? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। फिर आती है इसमें मैच्योरेशन फेज। तो जब मैच्योरेशन फेज आती है ना, तो मैच्योरेशन फेज फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट के अंदर डिवाइड है ये। तो मैच्योरेशन फेज फर्स्ट में कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस फर्स्ट हो जाता है। और मियोसिस फर्स्ट हुआ, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। इसका मतलब यहां प्राइमरी जो गैमेटोसाइट थी उनसे बनने वाली जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, इन कोशिकाओं को हम क्या बोलेंगे? इन कोशिकाओं को हम बोलेंगे सेकेंडरी गैमेटोसाइट। क्या बोलेंगे भाई? सेकेंडरी गैमेटोसाइट। और सेकेंडरी गैमेटोसाइट क्या हो जाती हैं? हैप्लॉइड हो जाती हैं। क्यों हो जाती है हैप्लॉइड? इसलिए हो जाती है कि मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि हम जानते हैं इस चीज को कि भाई जो मैच्योरेशन फेज होती है, ठीक है, वो मैच्योरेशन फेज जो है, ये मैच्योरेशन फेज है मान लो, ठीक है, यानी परिपक्वन प्रावस्था। तो मैच्योरेशन फेज जो होती है ना, ये 2 पार्टों में संपन्न होती है, ठीक है, मैच्योरेशन फेज फर्स्ट और मैच्योरेशन फेज सेकंड। तो मैच्योरेशन फेज फर्स्ट जब होता है तो प्राइमरी गैमेटोसाइट डिवाइड होगी मियोसिस फर्स्ट करके। और मियोसिस फर्स्ट हुआ, इसका मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? हाफ और हाफ, ठीक है। यानी जो डॉटर सेल्स होती हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेरेंट सेल्स के कितने हो जाएंगे? हाफ आ जाते हैं, यानी गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई। फिर आता है मैच्योरेशन फेज सेकंड। तो मैच्योरेशन फेज सेकंड जब कंप्लीट होता है, ठीक है, तो इसमें भी क्या बनते हैं? मैच्योरेशन फेज सेकंड के उपरांत, यानी यहां मैं लिख दूं कि मियोसिस सेकंड हो गया। और मियोसिस सेकंड हो गया तो यहां जो बनने वाली संरचनाएं होती हैं, उन संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं? उन संरचनाओं को बोलते हैं भाई गैमीट्स। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं गैमीट्स, ठीक है। और ये गैमीट्स कैसे हैं? सब के सब हैप्लॉइड हैं। अब आती है बात कि मियोसिस सेकंड जब, मियोसिस फर्स्ट जब हुआ तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रह गए? हाफ रह गए, ठीक है। लेकिन जब मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो गया तब भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल्स के अकॉर्डिंग क्या है? सिमिलर है। ऐसा क्यों हुआ? यहां हाफ क्यों नहीं हुई? तो ध्यान रखना कि मियोसिस सेकंड जो होती है, मियोसिस सेकंड, वो मियोसिस सेकंड किसके सिमिलर मानी गई है भाई? माइटोसिस के सिमिलर मानी गई है। ये ध्यान रखना। जैसे माइटोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पीजीसी के अंदर डिप्लॉयड, गैमेटोगोनिया डिप्लॉयड, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम में नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। ऐसे ही यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेकेंडरी गैमेटोसाइट और गैमीट्स के अंदर क्या होते हैं? नो चेंज होते हैं। इसका मतलब ये क्या होता है? ये सिमिलर होता है माइटोसिस के। इसके अलावा देखो इसमें डेफिनेशन ध्यान रखना है एक तो कि जनक जो होते हैं, टेस्टिस तथा ओवेरी, उन जनकों में जो प्राइमरी जर्म सेल्स होती हैं उनमें माइटोसिस मियोसिस होते हैं। और दोनों प्रकार के डिवीजन के फलस्वरूप क्या बनते हैं? हैप्लॉइड गैमेट बन जाते हैं।
और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस 3 प्रावस्थाओं में कंप्लीट होता है, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। मल्टीप्लिकेशन फेज में कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस। मैच्योरेशन फेज में कौन सा होता है, मियोसिस। ठीक है, ग्रोथ फेज में कौन सा डिवीजन होता है, कोई डिवीजन नहीं होता। तो क्या होता है फिर ग्रोथ फेज में, ग्रोथ होती है, किसकी ग्रोथ होती है, इनमें जो गेमेटोगोनिया जो होता है इसके केंद्रकीय पदार्थों में तथा कोशिकीय पदार्थों में क्या होती है, सिर्फ वृद्धि होती है। तब ये गेमेटोगोनिया किसे बदल जाता है, प्राइमरी गेमेटोसाइट के अंदर बदल जाता है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस आएगा, शुक्रजनन, और इसी के अकॉर्डिंग जो आएगा oogenesis, अंडजनन। ये प्रोसेस, ये आरेख भी हम उसी के अकॉर्डिंग ही, यानी इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक लेते हैं आपसे विदा, और आप हमसे जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जो भी कोई क्वेश्चन है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए